हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान ने फिर एक बार तोड़ा सीज फायर, किया उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां, बताएंगे कैसे संघर्ष विराम तोड़ते हुए भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर दी पाकिस्तानी सेना ने, और कैसे समय रहते भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये, इस बीच हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के M9 ड्रोन को मार गिराया है दोस्तों, जिसे अमेरिकी सेना में सबसे उन्नत, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का ड्रोन माना जाता है। सेकंडों में कर दिया स्वाहा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिकी डिफेंस में मच गया हड़कंप दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे पूरी दुनिया मान रही भारतीय हथियारों का लोहा रक्षा निर्यात में रचा एक और नया कीर्तिमान। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे इस मुस्लिम देश में 2300 मंदिरों के अस्तित्व पर खतरा, हिंदुओं ने बुलाई बड़ी बैठक। तो वहीं आज संसद में पेश होगा वक्फ बिल, गरमाई सियासत, विरोध में उलेमा से लेकर विपक्ष तक एकजुट। तो उधर नीतीश के बाद चिराग और मांझी भी समर्थन में दोस्तों। तो वहीं गोल्ड ने उड़ाई मिडिल क्लास की नींद, इतनी हुई कीमत जिसकी किसी ने नहीं की थी उम्मीद दोस्तों। अचानक से सोने गोल्ड के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए, आप कह सकते हैं मिडिल क्लास के हाथ से दूर निकल चुका है सोना दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का निरंतर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत पर गलत नजर रखने वालों के अब आंख निकाल लेने का समय आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी यानी केजी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। मंगलवार को हुई इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना की एक बटालियन, नांगी टेकरी बटालियन ने कृष्णा घाटी ब्रिगेड के तहत पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसके बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के चलते पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के 5 जवान हताहत हुए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। ये सीज फायर का उल्लंघन ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव पहले से ही बना हुआ है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर को पहले भी कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन का गवाह बनना पड़ा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस तरह की हरकतें जारी रही है, जिनका भारतीय सेना ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस घटना के बाद नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना की टुकड़ियों को इलाके में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सेना के अधिकारी लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले की कोशिश को नाकाम करने के लिए तैनात है दोस्तों। मानने वाली, जानने वाली और समझने वाली बात यह है कि जब भारत की तरफ से आपको उकसाया नहीं जा रहा है, भारत की ओर से मामला शांत है, तो फिर आप सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? और क्या सीज फायर का उल्लंघन करके आप ये सोच सकते हैं कि आप जीत जाएंगे या फिर आप भारत पर फतेह हासिल कर लेंगे? इसीलिए हम आपको रियलाइज करवा दें, इतिहास गवाह रहा है कि भारत से पाकिस्तान हमेशा युद्ध हारा था और आगे भी भारत के सामने नतमस्तक होगा। इसीलिए दोबारा ऐसी गलती ना ही करे पाकिस्तान तो बेहतर है। अब ऐसे में पाकिस्तान द्वारा तोड़े गए सीज फायर पर आप लोग क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों? साथ ही साथ बता दें सबसे बड़ी खबर, हुती से पंगा लेना अमेरिका को पड़ गया बड़ा ही भारी। सेकंडों में स्वाहा हो गया उसका 2 अरब का हथियार दोस्तों। यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। इसी बीच हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के M9 ड्रोन को मार गिराया है। इसे अमेरिकी सेना में सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का ड्रोन माना जाता है। रुपए में अगर इस ड्रोन की कीमत की बात करें तो यह करीब 2 अरब से भी ज्यादा का है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सोमवार को अमेरिका ने अपने इस ड्रोन को यमन के आसमानों में उतार रखा था। हुती के लड़ाकों ने इस ड्रोन पर अटैक कर दिया। मिसाइल अटैक में ड्रोन के परखच्चे उड़ गए। एसोसिएटेड प्रेस ने हुती कमांडर के हवाले से बताया है कि ड्रोन पर अटैक मारिब प्रांत में हुआ, जो तेल और गैस के लिए मशहूर है। हुती विद्रोहियों ने ईरान के 358 नंबर के मिसाइल से हमला कर इस ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका क्लेम करता है कि यह मिसाइल किसी विमान को भी मारकर गिराने में सक्षम है। हुती के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यंगहा सारी ने इसे बड़ी जीत बताया है। सारी का कहना है कि यमन में जानबूझकर अमेरिका की सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि ऐसा भी नहीं है कि इस ड्रोन को बहुत बड़े सुपर पावर कंट्रीज ने या फिर किसी व्यवस्थागत देश ने जिसके पास उन्नत भरे मिसाइल हो, उन्होंने इस ड्रोन को गिराया हो, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको हुती विद्रोहियों ने मार गिराया है। जब
जबकि ये अमेरिका का सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का ड्रोन माना जाता है। अब इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन अमेरिका की आंखें चौंधिया गई है दोस्तों। हड़कंप मच चुका है अमेरिका में कि हूती विद्रोहियों के द्वारा अमेरिका द्वारा क्लेम किया जाता है कि सबसे बेहतरीन ये ड्रोन है, उसको मार गिराया है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी डिफेंस को रातों में नींद भी नहीं आने वाली। इस खबर को जानकर साथ ही साथ बता दें, इसी बीच भारत को लेकर सबसे अच्छी खबर यह है कि पूरी दुनिया अब भारतीय हथियारों का मान रही है। लोहा रक्षा निर्यात में रच दिया एक और नया कीर्तिमान दोस्तों। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत रोजाना नए आयाम छू रहा है। इसी बीच इस क्षेत्र से जुड़ी एक और खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने मंगलवार को बताया है कि भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने यह भी बताया है कि देश के रक्षा निर्यात में पिछले साल की तुलना में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान भारत ने 80 से ज्यादा देशों में हथियारों की आपूर्ति की है। आप कह सकते हैं कि अपना भारत आत्मनिर्भरता की ओर लगातार अग्रसर है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत 2029 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर सैन्य बल से विकसित होकर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पर अधिक जोर देने वाला देश बन गया है। दोस्तों, हो भी क्यों ना, भारत अब दिलो जान से अपने देश को आगे बढ़ाने में लग चुकी है। हाल ही में दोस्तों भारत के ब्रह्मास्त्र पर यूरोप का दिल आता नजर आया है। आर्मीनिया, फ्रांस के बाद एक और देश ने जताई है इच्छा। भगवान शिव के धनुष पर है नाम दोस्तों। IDRW की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन ने भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। इसकी जानकारी सोलार डिफेंस कंपनी के चेयरमैन ने दिया है। भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम की आर्मेनिया को सप्लाई कर दी है और फ्रांस के साथ इस बारे में बातचीत चल रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत के हथियारों की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। सोलार डिफेंस कंपनी पिनाका रॉकेट सिस्टम को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। स्पेन अगर भारतीय पिनाका सिस्टम को खरीदता है तो ये उसके सालिम सिस्टम की जगह लेगा या उसके साथ ये भी स्पेन की सेना में शामिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर थी भारत को आत्मनिर्भर बनने की ओर। ऐसे में मेरा भारत महान कहते हुए सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अपने भारत देश के लिए। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जिनपिंग ने भारत की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। कहा ड्रैगन हाथी टैंगो के रूप में मजबूत हो रिश्ते। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के लिए साझा उपलब्धियों का भागीदार बनना सही विकल्प भी है। चीनी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 सालों से तनावपूर्ण चल रहे रिश्तों में अब सुधार आ रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक और जारी बयान के मुताबिक दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश में जिनपिंग ने कहा है कि भारत चीन संबंधों को ड्रैगन हाथी टैंगो का रूप ले लेना चाहिए। ड्रैगन चाइना और हाथी भारत का प्रतीक माना जाता है। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई तक ले जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी विश्वास, आपसी लाभ के लिए काम करना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को मिलकर बहुध्रुवीय दुनिया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खतरनाक प्लान बताया। भारत को कह दिया इस्लाम का दुश्मन और कह दिया यमन से बरसेंगी हूती मिसाइलें, खत्म हो जाएगा इंडिया। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व सांसद और रक्षा विशेषज्ञ फैजल रजा आबिदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के टेलीविजन पर आबिदी ने बैठकर भारत के खिलाफ जहरीला प्लान बयान किया है, जहां उन्होंने ईरान समर्थित यमन के हूतियों से इजराइल के अलावा भारत के खिलाफ भी मिसाइल और ड्रोन हमले करने को कहा है। फैजल रजा आबिदी ने आरोप लगाया है कि भारत खुलकर पाकिस्तान के अंदर सशस्त्र विद्रोहियों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारत फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की मदद कर रहा है। अपनी जहरीली और भड़काऊ बयानबाजी के लिए मशहूर आबिदी ने पाकिस्तान के GTV नेटवर्क पर बोलते हुए भारत को यहूदियों का सबसे बड़ा समर्थक और इस्लाम का दुश्मन बताया है। उसने हूतियों से भारत पर हमला करने की अपील की है। उसने हूती चरमपंथियों से अपनी मिसाइल क्षमता का फायदा उठाते हुए भारत के हितों पर निशाना बनाने की अपील की है। उसने ये तक कह दिया है कि यमन भारत के सभी जहाजों को डुबा देगा। यहाँ तक दावा किया है कि यमन बहुत जल्द ही ये जंग भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा। मुंबई, अहमदाबाद या गुजरात के जितने भी तटीय इलाके हैं बहुत जल्दी यमन के निशाने पर आएंगे। भारत का सारा उत्पादन खाक हो जाएगा और वो अपना एक भी सामान दुनिया में नहीं पहुंचा पाएगा। दोस्तों, इसके बयान के बाद वाकई में ये सवाल उठता है कि क्या भारत तक पहुंच सकते हैं हूती? तो आपको बता दें, भारत और यमन के बीच की सबसे नजदीकी बिंदु की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। इस तरह भारत सैद्धांतिक रूप से हूतियों की रेंज के भीतर है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई करना अव्यवहार्य है और हूतियों ने अभी तक इतनी दूरी तक कोई मिशन नहीं किया है। इसके अलावा हूतियों के पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है। 2500 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेशन करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी।
वहीं भारत के पास एक मजबूत आक्रामक और रक्षा प्रणाली मौजूद है। शायद पाकिस्तानी बोल तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन उनको पता होता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो चीज वो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं, उस पर वो मंथन नहीं करते। अगर मंथन करते दोस्तों तो आज वो ऐसा बयान ही नहीं देते और पाकिस्तान की आज ऐसी हालत ही नहीं होती। बहरहाल इस भड़काऊ बयानबाजी के लिए मशहूर आबिदी को आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां इस मुस्लिम देश में 2300 मंदिरों के अस्तित्व पर बड़ा खतरा। हिंदुओं ने बुलाई सबसे बड़ी इमरजेंसी बैठक। जी हां, मलेशिया में 2000 से अधिक हिंदू मंदिरों ने इस हफ्ते के अंत में कुआलालंपुर में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में छोटे बड़े सभी मंदिर अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे। बैठक का एजेंडा मंदिरों की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने पर रणनीति को बनाना है। ये बैठक तब हो रही है जब हाल ही में राजधानी कुआलालंपुर में 130 साल पुराने देवी श्री पत्थर काली अम्मन मंदिर को सरकारी दबाव में उसके मूल स्थान से हटा दिया गया। उस जगह पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक मस्जिद की नींव रखी है। मलेशिया में 20 लाख हिंदू आबादी है, लेकिन बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक देवी श्री पथरा काली अम्मन मंदिर कुआलालंपुर के एक बेहद घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। जब यह मंदिर बना तो मलेशिया नाम के देश का अस्तित्व भी नहीं था। 31 अगस्त 1957 को ब्रिटिश दासता से अलग होने के बाद मंदिर की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। 2014 में मलेशियाई सरकार ने इस जमीन को देश की एक बड़ी कपड़ा कंपनी को बेच दिया था। बाद में कपड़ा कंपनी ने इस जगह पर एक मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया, लेकिन इसके लिए मंदिर को हटाना जरूरी था। ऐसे में अनवर इब्राहिम की सरकार ने मंदिर पर दबाव बनाकर उसे अपनी मूल जगह से हटने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, मंदिर विवाद ने मलेशिया के हजारों मंदिरों के भूमि अधिकारों के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। इनमें से कई औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित किए गए थे, जब ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा भारतीय मजदूरों को लाया गया था। ऐसे में MHS का अनुमान है कि लगभग 2300 मंदिरों को भूमि विवाद का सामना करना पड़ सकता है, जहां ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा दिए गए व्यावसायिक अधिकारों को मलेशिया द्वारा 1957 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप नहीं दिया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर भाजपा कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट होती दिखाई दी है। मोहम्मद यूनुस के बयान पर उबाल खाते हुए केंद्र से मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर दी है। दोस्तों, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बयान पर बवाल मच गया है। त्रिपुरा में सरकार और ऑपोजिशन पार्टियां एक साथ आकर केंद्र सरकार से गुजारिश कर रही हैं कि बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बयान पर सख्ती से जवाब दिया जाए। यूनुस ने अपने चीन दौरे के दौरान कहा था कि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक लैंडलॉक्ड इलाका है और सिर्फ बांग्लादेश ही इसको समंदर तक पहुंच दे सकता है। त्रिपुरा में बीजेपी के तर्जुमान नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए कई कदम उठा रही है और बांग्लादेश में जो चल रहा है उससे सब वाकिफ है। उन्होंने कहा कि यूनुस का बयान पूरी तरह बेबुनियाद है। वहीं अपोजिशन लीडर जितेंद्र चौधरी ने इसे बचकाना बयान करार देते हुए कहा कि समंदर तक पहुंच का मसला इंटरनेशनल कानूनों के तहत तय होता है, न कि किसी एक आदमी के फैसले से। दोस्तों, जनता द्वारा चुनी गई शेख हसीना की सरकार ने भी ऐसी जरूरत नहीं की उसने एक तरफा बयान दिया हो, तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस को खैरात में मिली प्रधानमंत्री पद मिलने के बाद एक तरफा बयान देने लगा है। दोस्तों, इस पर वाकई में भारत के पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट होकर मोदी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया इनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे। मोहम्मद यूनुस, आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोगों की क्या है इस पर राय? और अगर आप भी मानते हैं जवाब मिलना ही चाहिए तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये खबर भारत के दुश्मनों तक पहुंच सके। साथ ही साथ बता दें तो क्या रशिया में काम करेंगी अमेरिकी कंपनियां? जी हां, पुतिन के साथ बड़ी डील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन को मिलेगा करारा झटका। दरअसल अमेरिका और रशिया यूक्रेन में युद्ध विराम के अलावा एक बड़ी डील पर बात कर रहे हैं। अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के बाद से जारी दुश्मनी खत्म हो सकती है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन के निवेश दूत ने बताया है कि रशिया और अमेरिका इन दिनों रूस में मौजूद दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के संयुक्त खनन और अन्य परियोजनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। कई अमेरिकी कंपनियों ने रूस में काम करने पर रुचि दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों के बीच कीव और मॉस्को दोनों ने खनिज सहयोग की पेशकश की है। हालांकि ट्रंप ने रविवार को कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की प्रस्तावित सौदे से पीछे हटना चाहते हैं। वहीं जेलेंस्की का दावा है कि वो अमेरिका के साथ इस डील को करने के लिए तैयार है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि ट्रंप इस डील के बदले यूक्रेन की सुरक्षा का आश्वासन दे, जिस पर अमेरिका राजी नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये डील इतना आसान नहीं है क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कह दिया है कि मंजूर नहीं है सीज फायर समझौता। साथ में डिमांड की नई लिस्ट भी थमा दी है। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को गच्चा दे दिया है। रशिया ने कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रखे गए यूक्रेन युद्ध विराम के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन उससे डील का मौजूदा स्वरूप वो मंजूर नहीं है। रूसी सरकारी मीडिया आउटलेट के हवाले से डेली मेल
मेल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉस्को ने अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि हम अमेरिकियों द्वारा प्रस्तावित मॉडल और समाधानों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हम इसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट खबर बता दें, नेपाल के पूर्व राजा पर क्यों भड़के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कहा, अगर दोषी पाए गए तो मिलेगी सजा, बराबर मिलेगी सजा। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले राजशाही समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि 28 मार्च की हिंसा में दोषी पाए जाने पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को भी नहीं बख्शा जाएगा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सोमवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बयान के जरिए ज्ञानेंद्र शाह पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया। ओली ने कहा कि पूर्व राजा समेत आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को सजा से छूट नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि क्या सिंहासन वापस पाने की आकांक्षा रखने वालों को विरोध और उसके परिणामों पर अपनी स्थिति सार्वजनिक रूप से नहीं बतानी चाहिए। ओली ने संसद में कहा कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को किसी भी तरह से सजा से छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और राजशाही को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें 28 मार्च की घटनाओं पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इन भयावह कृत्यों के दोषियों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका जापान ने मिलाए सुर तो चीन का चढ़ा पारा आसमान से जमीन तक ताइवान को घेर दिया। दोस्तों, प्रशांत महासागर में चीन की हरकतों से तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। चीन ने मंगलवार को ताइवान में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र में हलचल शुरू हो गई है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांड ने ताइवान द्वीप के आसपास संयुक्त अभ्यास करना शुरू कर दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से बताया गया है कि चीन ने ताइवान में अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना सहित कई रॉकेटों और मिसाइलों की तैनाती कर दी है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के बाद ये पहली बार है जब चाइना ने ताइवान के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर सेना अभ्यास शुरू किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने 13 चीनी युद्धपोतों, 71 सैन्य विमानों और 4 तटरक्षक जहाजों का पता लगाया है। साथ ही साथ बता दें, वक्फ विधेयक पर एनडीए एकजुट, विपक्ष का प्लान हुआ फेल। आज लोकसभा में पेश हो रहा है बिल, सभी दलों ने कस ली कमर। दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे बाद देश की सियासत में संसद के भीतर वक्त बदलने वाला है। जब 8 घंटे की बहस शुरू होगी, तय होगा कि देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड का वक्त अब बीते दौर की बात है या नहीं। आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल सरकार ला रही है। आज ही वोटिंग भी होगी और यह तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे अहम बिल पर आज जीत हासिल कर सकती है। अब तक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, देवेगौड़ा, चिराग पासवान, मांझी, जयंत चौधरी की पार्टी ने बिल के समर्थन की हरी झंडी दे दी है। कर्नाटक में सहयोगी दल जेडीएस के दोनों सांसद भी आज वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। भले ही तीसरी बार में अपने दम पर बहुमत से बीजेपी 32 सीट दूर रह गई हो, लेकिन कुछ ही घंटे बाद संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही होगी। भले 63 सीट पिछली बार के मुकाबले लोकसभा में बीजेपी की घटी हो, लेकिन सरकार बताने जा रही है कि हम सीटें घटने से बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटते। भले तीसरे काल में मोदी सरकार 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों के समर्थन पर टिकी हो, लेकिन सरकार कुछ ही घंटे में ये बताने जा रही है कि बहुमत से बड़ा सर्वमत होता है। ऐसे में आज इस सवाल को समझना है कि क्या देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होती आई सियासत का वक्त अब वक्फ बिल के साथ बदलने जा रहा है। क्या बदलने वाली है मुस्लिम वोट की सियासत? बता दें, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ये वो शब्द है जो 90 के दशक की सियासत में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से गढ़ा जाता था, जहां बीजेपी को सांप्रदायिक बताकर विरोधी धर्मनिरपेक्षता का दावा करके एकजुट हो जाता था। और तब बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी धर्मनिरपेक्षता का छाता लगाकर विरोधियों की राजनीति के आगे बड़े फैसले लेने में हिचकिचाती थी। लेकिन 21वीं सदी में मोदी स्टाइल सियासत अलग है, जहां धर्मनिरपेक्षता के तराजू पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने वाले विरोधियों के मंसूबे बुधवार को वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर हवा में लटकते रह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार होने के बावजूद नीतीश, नायडू, चिराग, मांझी के समर्थन के साथ मोदी सरकार का पलड़ा भारी लग रहा है। दोस्तों, सरकार जिस वक्फ बिल के जरिए बदलाव ला रही है वो केवल वक्फ बोर्ड को ही नहीं बदलने वाला है, बल्कि देश की मुस्लिम वोट की सियासत और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होती राजनीति को भी बदल रहा है। क्योंकि विपक्ष के तमाम तानों उल्लाहनों के बावजूद ना तो नीतीश, ना चंद्रबाबू नायडू, ना चिराग पासवान, ना ही जयंत चौधरी का स्टैंड बिल के विरोध में आया है। वक्फ संशोधन बिल बुधवार यानी आज लोकसभा में पास होता है तो ये राहुल गांधी की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या कमेंट करना चाहेंगे जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर बता दें, अमित शाह जी से मिले समाजवादी पार्टी के बागी विधायक, बताई सपा छोड़ने की वजह। मुलाकात पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायकों विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सपा का साथ छोड़ने की वजहों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साथ भविष्य की राजनीति के बारे
बारे में भी चर्चा की। सपा के बागी विधायकों की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं। बता दें कि सपा से बगावत करने वाले विधायक बीते दिनों भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलते रहे हैं। हालांकि उन्हें पार्टी में शामिल करने अथवा कोई अहम जिम्मेदारी देने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बागी विधायकों की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। बता दें कि सपा अध्यक्ष इस बगावत के बाद विधायकों से नाराज चल रहे हैं। वो कई बार विधायकों को वापस न लेने का बयान भी दे चुके हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, पहली बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा बयान दे दिया। दोस्तों कह दिया, मैं योगी हूँ, हमेशा के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल से एक योगी हूँ और राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हूँ और मैं हमेशा के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मेरी पार्टी भाजपा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे निभा रहा हूँ। पीटीआई को दिए साक्षात्कार में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं कब तक राजनीति में रहूंगा इसकी समय सीमा है, मैं हमेशा के लिए राजनीति में नहीं हूँ। बता दें कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और योगी जी को उनके समर्थकों के द्वारा प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। ये चर्चाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के 30 मार्च को संघ मुख्यालय जाने के बाद और ज्यादा तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं में सीएम योगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल आप लोगों से है, आप लोग जो कहेंगे वाकई में दोस्तों वही होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन हो सकता है प्रधानमंत्री, देखते हैं क्या है आपकी राय। साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार में आज से सस्ती हुई बिजली, स्मार्ट मीटर वालों की बल्ले बल्ले। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने लाखों उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में कटौती की घोषणा की है। राज्य में कल से ही यानी 1 अप्रैल से ही नई बिजली दरें लागू कर दी गई हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इन दरों के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हो जाएगी। महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। वहीं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर यूज करने वालों के लिए और भी ज्यादा छूट मिलेगा। 79 पैसे प्रति यूनिट तक की बचत हो पाएगी उनकी। जी हाँ, साथ ही साथ चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे आगे निकल चुका है सोना। गोल्ड ने उड़ाई मिडिल क्लास की नींद, अचानक 802 रुपए एक झटके में चढ़ गया ऊपर। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में जनवरी 2020 में गोल्ड के दाम 35 से 38 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच थे। किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि 5 साल के बाद राजधानी में गोल्ड के दाम 1 लाख रुपए पार कर जाएंगे। 5 साल की बात भी छोड़ दीजिए दोस्तों, बीते 5 महीने के अंदर ही आपने सोचा नहीं होगा कि अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया तक सोना 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये सपना ही लगता है, लेकिन ये सपना अब हकीकत बन सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में गोल्ड की कीमत अब इतनी हो चुकी है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए अब गोल्ड की कीमतों को सिर्फ 5,850 रुपए यानी लगभग 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की आवश्यकता है। कीमतों में लगातार इजाफा होने के कारण मिडिल क्लास के लिए गोल्ड खरीदने की बात तो दूर सोचना भी मुश्किल हो चुका है। मंगलवार की बात करें तो गोल्ड की कीमतों में 2,000 रुपए का इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद सोने के दाम 94,000 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। दोस्तों इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।